हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट के एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 से मैंने शुरुआत की है। तो 2011 वाला पेपर करवा चुकी हूँ, 2012 वाला पेपर भी करवा चुकी हूँ, 2015 वाला पेपर भी करवा चुकी हूँ और 2017 वाला पेपर भी करवा चुकी हूँ। यानी एसएसटी के कुल 4 वीडियो आ चुके हैं। ये जो पेपर है ये 2021 वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं? पहला लिखा है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा प्रभास पाटन, चौथा आलमगीरपुर, पांचवा चन्हूदड़ो और चौथा कोट दीजी। अब इसमें से ये बताना है कि कौन से सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थल हैं जो पाकिस्तान में हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, जो आधुनिक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है। अब इसमें जो पाकिस्तान में स्थित हैं वह बताने हैं। तो पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो और कोट दीजी। ये 4 पाकिस्तान में स्थित हैं। तो पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां यानी कि सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और 2 विकल्प लिखे हुए हैं, आलमगीरपुर और प्रभास पाटन। तो प्रभास पाटन जो है भारत के गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, और आलमगीरपुर भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? पहला विकल्प है जालौर, दूसरा है चुरू, तीसरा है सीकर और चौथा है बीकानेर। तो महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के जालौर जिले में हुआ था। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये 7वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने गणित और खगोल विज्ञान दोनों पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। तो इनका संबंध राजस्थान के जालौर जिले के एक कस्बे भीनमाल से है, और बाद में वे मध्य भारत के उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के प्रमुख बने। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, दूसरा लिखा है ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, और तीसरा लिखा है व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था। अब जो सही है वह बताना है वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल में 4 आश्रम बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब इसमें कहा गया है कि जो सत्य है वह बताने हैं। तो गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ये सही है। और ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा इसमें सही है, यानी कि बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब तीसरे में लिखा हुआ है कि व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था। तो ये गलत है, क्योंकि विश कहा जाता था गांवों के संगठन को। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? पहला विकल्प है सायपुरा, दूसरा है सिंगथल, तीसरा है रैन और चौथा है खेड़ापा। तो संत दरियावजी मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध राजस्थानी कवि थे, और इनके द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा स्थापित की गई रैन में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, उनकी माता का नाम महामाया था, और चौथा लिखा है वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अब इनके बारे में जो सत्य कथन है
वह बताने हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में जो सत्य कथन है वह है सिर्फ दूसरा कथन कि उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये सिर्फ सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, केवल 2। अब ये सब गलत क्यों है? तो उनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, लुम्बिनी में उनका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए ये गलत हो गया। उनकी माता का नाम महामाया था, ये भी गलत है क्योंकि उनकी माता तिरसला थी, महामाया नहीं थे, तो ये भी गलत हो गया। और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, बल्कि वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तो ये सब बातें आपको उनके बारे में याद रखनी है। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? पहला विकल्प है अलगोजा, दूसरा है भापंग, तीसरा है रावण हत्था और चौथा है तंदूरा। तो बांसुरी की तरह होता है वाद्य यंत्र अलगोजा, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अलगोजा बांस से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र है। यह राजस्थान का एक प्रमुख लोक वाद्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो ए विकल्प इसमें सही है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो भपंग होता है ये सूखे कद्दू के खोखले खोल से बना होता है, जिसे तुम्बी कहा जाता है। जो भपंग है ये सूखे कद्दू के खोल से बना होता है। रावण हत्था क्या है? तो रावण हत्था राजस्थान राज्य में यात्रा करने वालों द्वारा पसंद किया जाने वाला एक संगीत वाद्य यंत्र है, जो आदिम और आधुनिक विशेषताओं का एक जिज्ञासु संयोजन है। और तंदूरा क्या है? तो तंदूरा, जिसे निशान भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय 5 तार वाला ड्रोन और बीट वाद्य यंत्र है, जिसका उपयोग भक्ति संगीत, तेराथली नृत्य के लिए किया जाता है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी आवश्यक है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? जो सही मिला हुआ है वह बताना है। गांधार, मथुरा, तो ये तो गलत है, हमें सही बताना है। अंग, उज्जैन, ये भी गलत है। अवंती, सोथवती, ये भी गलत है। और कंबोज, राजपुर, ये सही है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये गलत है तो सही फिर क्या है? तो गांधार जो महाजनपद है उसका नगर था तक्षशिला, और अंग का चंपा, और अवंती का उज्जैन, और ये गलत लिखे हुए हैं, इसीलिए ये गलत है। कंबोज, राजपुर, ये सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा है कोटा, तीसरा है बारा और चौथा है झालावाड़। तो भंड देवरा राजस्थान का एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, और ये स्थित है बारा में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। दूसरा है उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तीसरा है उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। ये बात सही है, तो पहला इसमें सही हो गया। ये इसमें सही है, केवल एक। अब जो और विकल्प हैं वो गलत क्यों है? उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, बल्कि एक जैन भिक्षु बन गए थे। चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन त्याग दिया था और एक जैन भिक्षु बन गए थे, बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो ये गलत हो गया। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो ये भी गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया था और इनके पुत्र थे बिंदुसार, तो इसीलिए ये भी गलत है। सिर्फ पहला इसमें सही है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। दूसरा है अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अधिकांश जो अभिलेख हैं प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में हैं। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, यानी कि सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौरी चौरा की घटना कब हुई? पहला विकल्प है जनवरी 1922, दूसरा है फरवरी 1922, तीसरा है नवंबर 1922 और चौथा है अप्रैल 1922। तो चौरी चौरा की घटना हुई थी फरवरी 1922 में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो फरवरी 1922 को चौरी चौरा में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ये भी आपको याद रखना है। तो गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, तो इसमें जो पुलिसकर्मी थे वो जल गए थे और इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। साथ में आपको ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? पहला विकल्प है उदय सिंह, दूसरा विकल्प है जय सिंह, तीसरा है राम सिंह और चौथा है मान सिंह। तो पंडित हरि नारायण शर्मा को जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना धार्मिक सिद्धांतों में। पहला विकल्प है राजा राम मोहन राय, दूसरा विकल्प है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा विकल्प है स्वामी विवेकानंद और चौथा विकल्प है दादू दयाल। तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो सी विकल्प इसमें सही है। अब जो स्वामी विवेकानंद हैं, इनकी जो जयंती होती है, उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब होती है? आज, यानी कि 12 जनवरी को। तो ये भी आपको याद रखना है। आज कितनी तारीख है? आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो इनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ में आपको ये जानकारी भी आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है दादू, दूसरा विकल्प है जयानक, तीसरा है रामदास और चौथा विकल्प है चोखा मेला। तो भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है चोखा मेला को। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चोखा मेला 14वीं शताब्दी में भारत के महाराष्ट्र में एक संत थे। वह भारत में अछूत जातियों में से एक महार जाति के थे। तो ये आपको याद रखना है। और उन्होंने कई अभंग लिखे। उनके प्रसिद्ध अभंगों में से एक अबीर गुलाल उधलिट रंग है। ये भी आपको याद रखना है। तो डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? पहला विकल्प है राज सिंह, दूसरा है जसवंत सिंह, तीसरा है मान सिंह और चौथा है दुर्गा दास राठौर। तो औरंगजेब द्वारा जब जजिया कर लगाया गया तो राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? पहला विकल्प है बीकानेर व जोधपुर, दूसरा है भरतपुर व जोधपुर, तीसरा है भरतपुर व बीकानेर और चौथा है उदयपुर व बांसवाड़ा। तो डूंगजी व जवाहर जी ने बीकानेर व जोधपुर की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति से पहले पूर्वी सीकर क्षेत्र के डूंगजी और जवाहर जी
महान और प्रसिद्ध विद्रोही थे। उन्होंने बीकानेर और जोधपुर ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे अपने बलिदानों के कारण गीतों में अमर हुए। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का सदम नाम धारण किया? पहला विकल्प है अर्जुन लाल सेठी, दूसरा है प्रताप सिंह बारहट, तीसरा है केसरी सिंह बारहट और चौथा है जोरावर सिंह बारहट। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, जोरावर सिंह बारहट। तो जोरावर सिंह बारहट एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। इनके भाई केसरी सिंह बारहट और उनके पुत्र प्रताप सिंह बारहट भी महान क्रांतिकारी थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? पहला विकल्प है अर्जुन लाल सेठी, दूसरा विकल्प है गोपाल सिंह खरवा, तीसरा विकल्प है केसरी सिंह बारहट और चौथा है प्रताप सिंह बारहट। तो गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह राजस्थान की खरवा रियासत के जागीरदार थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, दूसरा लिखा है राणा पूंजा, तीसरा है जयमल मेहता, चौथा है हकीम खां, पांचवा लिखा है चारण जैसा और छठवां कृष्णदास चुंडावत। तो चंदावल दस्ते में शामिल थे पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूजा, जयमल मेहता और चारण जैसा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी कि डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? पहला विकल्प है राम गोपाल पोद्दार की छतरी, दूसरा विकल्प है कल्याण सिंह की छतरी, तीसरा है हरदयाल सिंह की छतरी और चौथा है गोपाल सिंह की छतरी। तो छतरी जो है ऊंचा गुंबद के आकार का मंडप है, जिसका उपयोग इंडो इस्लामिक वास्तुकला और भारतीय वास्तुकला में एक तत्व के रूप में किया जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो वह है राम गोपाल पोद्दार की छतरी। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और चौथा है गुजरात। तो दुर्गादास राठौर की छतरी स्थित है मध्य प्रदेश में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के मंदिर में स्थित है, उज्जैन शहर के एक मंदिर में। तो ये भी याद रखिए। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? पहला विकल्प है मेवाड़, दूसरा है हाड़ौती, तीसरा है मारवाड़ और चौथा है शेखावाटी। तो चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ मेवाड़ क्षेत्र में। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबद्ध रहीं? पहला है वरण, दूसरा है सीकर, तीसरा है बिजौलिया और चौथा है बीकानेर। तो श्रीमती किशोरी देवी सीकर किसान आंदोलन से संबद्ध रहीं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सीकर किसान आंदोलन तब शुरू हुआ जब सीकर एस्टेट के नए राजा कल्याण सिंह ने भू राजस्व में 25 से 50% की वृद्धि की। और सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। पहला विकल्प है नाक, दूसरा है दांत, तीसरा है कान और चौथा है गला। तो बजट्टी नामक एक आभूषण है जो गले में धारण किया जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एडवर्ड थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। पहला विकल्प है स्मृति का सिद्धांत, दूसरा है विस्मृति का सिद्धांत, तीसरा है सीखने का सिद्धांत और चौथा है समायोजन का सिद्धांत। तो थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्होंने प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये भी आपको याद रखना है। और प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत के आधार पर थार्नडाइक ने अधिगम के कुछ नियम दिए हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? पहला विकल्प है दीक्षा, दूसरा है निखार, तीसरा है दिशा और चौथा है परख। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को नाम दिया गया है परख। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? पहला है 2007-8, दूसरा है 2010-11, तीसरा है 2015 से 16 और चौथा है 2004 से 5। तो राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का आरंभ हुआ 2004-5 में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो जो कल्प कार्यक्रम है ये औपचारिक शैक्षणिक शिक्षा को संदर्भित करता है। इसमें विषय क्षेत्र, विषय वस्तु, सामग्री के बारे में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। तो इतना आपको जानना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? पहला विकल्प है 9 दिसंबर 1946, दूसरा विकल्प है 13 दिसंबर 1946, तीसरा विकल्प है 22 जनवरी 1947 और चौथा है 26 जनवरी 1947। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया पूछा गया है। तो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया था और स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो इसमें पूछा गया है कि कब स्वीकार किया गया, इसीलिए सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? पहला विकल्प है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया, ये पूछा गया है। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की और इसे अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें ए विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? पहला विकल्प है 2010, दूसरा है 2012, तीसरा है 2014 और चौथा है 2016। तो 22 मई 2012 को संसद के दोनों सदनों द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और यह 14 नवंबर 2012 को बाल दिवस के दिन इसे लागू किया गया। तो 2012 में बनाया गया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 25 जनवरी, दूसरा है 25 मार्च, तीसरा है 25 सितंबर और चौथा है 25 नवंबर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ए विकल्प इसमें सही है। 25 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1950 में। तो इसी दिन को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और पहली बार 2011 में मनाया गया। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया वह है। पहला विकल्प है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा है अवशिष्ट विषय। तो जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है राज्य सूची। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है वह है। पहला विकल्प है 129, दूसरा है 130, तीसरा है 137 और चौथा है 143। यानी कि जिस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है तो वह अनुच्छेद है 129। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? पहला है 53, दूसरा है 54, तीसरा है 55 और चौथा है 56। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 54 है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 का में जिसके गठन का प्रावधान है वह है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद और चौथा है ग्राम सभा। तो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 का में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? पहला है 1/3, दूसरा है 1/12, तीसरा है 1/9 और चौथा है 1/6। तो राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो किसी राज्य की विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किया जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें पूछा गया है कि राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। पहला विकल्प है सरदार हुकुम सिंह, दूसरा विकल्प है SV कृष्णमूर्ति राव, तीसरा विकल्प है अनंत सैनम अयंगर और चौथा विकल्प है GG स्वेल। तो पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष
अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? पहला है 1/3, दूसरा है 1/12, तीसरा है 1/9 और चौथा है 1/6। तो किसी राज्य की विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किया जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें पूछा गया है कि राज्यपाल कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो राज्यपाल जो है 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। पहला विकल्प है सरदार हुकुम सिंह, दूसरा विकल्प है SV कृष्णमूर्ति राव, तीसरा विकल्प है अनंत सैनम अयंगर और चौथा है GG स्वेल। तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम अयंगर। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपको ये और याद रखना है, इसमें उपाध्यक्ष पूछा गया था। अब यदि पूछ लिया जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका नाम भी याद रखिए। ये स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे और अनंत सैनम अयंगर ये उपाध्यक्ष थे। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? पहला विकल्प है प्रथम मतदान अधिकारी, दूसरा विकल्प है द्वितीय मतदान अधिकारी, तीसरा है तृतीय मतदान अधिकारी और चौथा है पीठासीन अधिकारी। तो भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है प्रथम मतदान अधिकारी। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की अंकित प्रति और निर्वाचकों की पहचान करने का प्रभारी होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? पहला है संसदीय सरकार, दूसरा है अध्यक्षीय सरकार, तीसरा है सर्वाधिकारवादी सरकार और चौथा है सैनिक शासन। तो पूछा गया है कि किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह होता है संसदीय सरकार। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कार्यपालिका जो है सरकार का वह हिस्सा है जो कानून लागू करती है और राज्य के शासन की जिम्मेदारी रखती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? पहला है व्याख्या करना, दूसरा है रचना करना, तीसरा है परिभाषित करना और चौथा है विश्लेषण करना। तो पूछा गया है कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो वह है परिभाषित करना। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है? पहला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है व्यापकता का सिद्धांत, तीसरा है क्रिया का सिद्धांत और चौथा है उपयोगिता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है क्रिया का सिद्धांत। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। करके सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग नए अनुभव और कौशल सीखने के लिए अपने पूर्व ज्ञान, कौशल, क्षमताओं और अनुभवों को समझते हैं। तो सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है? पहला है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तीसरा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और चौथा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा पूछी गई है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है?
पहला विकल्प है उपसौर, दूसरा है उपभू, तीसरा है अपसौर और चौथा है अपभू। तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है अपसौर। सी विकल्प इसमें सही है। और उपसौर क्या होता है? तो उपसौर वह जगह है जहां पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है। पहला विकल्प है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता और चौथा है उत्पादक। तो खाद्य श्रृंखला में चूहा आता है प्राथमिक उपभोक्ता में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं जिनका पोषण सीधे पौधों के उत्पादों पर आधारित होता है, जैसे गाय, हिरण, टिड्डे, ये सभी क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता है। और द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं, छोटे पक्षी, भेड़िया, ये सभी। और तृतीयक उपभोक्ता भी मांसाहारी होते हैं लेकिन वे द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। तीसरा है पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। और चौथा है पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत ही होती है। तो सही कथन पूछा गया है तो पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में होती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चक्रवात क्या है? तो चक्रवात को अवसाद के रूप में जाना जाता है और यह समशीतोष्ण अक्षांश तक ही सीमित है। चक्रवात में हवा केंद्र में कम दबाव में अंदर की ओर चलती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? पहला विकल्प है 1901 से 1911, दूसरा है 1911 से 1921, तीसरा है 1921 से 1931 और चौथा है 1971 से 1981। तो पूछा गया है कि किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो वह है 1911 से 1921। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? पहला है टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दूसरा लिखा है IISCO यानी कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और VISL यानी कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इनमें जो सर्वाधिक पुराना है वह बताना है, तो सर्वाधिक पुराना है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को और ये सबसे पुराना है, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। पहला लिखा है तराई, भावर, खादर, डेल्टा, दूसरा है तराई, भावर, डेल्टा, खादर, तीसरा है भावर, खादर, डेल्टा, तराई और चौथा है भावर, तराई, खादर, डेल्टा। तो भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का जो सही क्रम है वह है भावर, तराई, खादर और डेल्टा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा पुराने जलोर से बना है। महान उत्तरी मैदान में 5 उपखंड हैं, भावर के मैदान, तराई, त्राटक, बांगर, खादर और डेल्टा मैदान। तो क्रम पूछा गया था, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है झारखंड और चौथा है मध्य प्रदेश।
तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जंसकर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है लद्दाख और चौथा है गढ़वाल कुमायूं। तो जंसकर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए लद्दाख में किया जाता है। सी विकल्प इसमें सही है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला है डूंगरपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है प्रतापगढ़ और चौथा है बांसवाड़ा। तो 100 टापुओं का शहर स्थित है बांसवाड़ा में। डी विकल्प इसमें सही है। बांसवाड़ा जो है दक्षिण राजस्थान का एक शहर है और इस शहर को राजस्थान के चेरापूंजी के रूप में जाना जाता है, तो आपको इतना भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? पहला है भील, दूसरा है सहरिया, तीसरा है गरसिया और चौथा है मीना। तो राजस्थान की जनजाति है सहरिया। इसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? पहला विकल्प है जयसमंद, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है कायलाना और चौथा है सिलीसेड़। ये प्रश्न इसके पहले वाली वीडियो में भी था, यानी इसके पहले वाले जो पेपर हुए हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न से पहले ये जान लीजिए कि जो जयसमंद है ये उदयपुर में स्थित है, तो ये भी याद रखिए। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? पहला विकल्प है मक्का, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है सरसों और चौथा है कपास। तो राजस्थान में जो फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा होती है वह है सरसों। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? पहला विकल्प है ग्लोब, दूसरा है मानचित्र, तीसरा है रेखाचित्र और चौथा है चार्ट। तो यदि आप एक शिक्षक हैं और आप पृथ्वी की आकृति को समझाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा साधन है ग्लोब। सबसे अच्छा ग्लोब है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि पहला विकल्प है विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, दूसरा है विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, तीसरा है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी और चौथा है एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष। तो प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं वह सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है? पहला विकल्प है जीवन बीमा के लिए, दूसरा है अग्नि बीमा के लिए, तीसरा है समुद्री बीमा के लिए और चौथा है चिकित्सा बीमा के लिए। तो इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? पहला है सत्र न्यायालय, दूसरा है जिला न्यायालय, तीसरा है जिला फोरम और चौथा है जिलाधीश। तो जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा करता है जिला फोरम। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे देश का केंद्रीय बैंक है? पहला विकल्प है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। बी विकल्प इसमें सही है। आखिरी प्रश्न है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है अजमेर और चौथा है कोटा।
तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। बी विकल्प इसमें सही है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये पेपर था 2021 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।